एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ डिसाइडेबल लैंग्वेजेस देखे थे और इस लेक्चर में भी हमने देखेंगे हम डिसाइडेबल लैंग्वेजेस कुछ देखेंगे। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं वो एम्प्टीनेस प्रॉब्लम फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और इक्विवेलेंस प्रॉब्लम फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले एम्प्टीनेस प्रॉब्लम फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम के लिए हमें एक लैंग्वेज डिफाइन करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज हमारे पास कैपिटल ए इज बेसिकली फॉर एम्प्टीनेस। नाउ वी हैव अ डीएफए। लेट्स सपोज हमारे पास एक डीएफए है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे हमने क्या कहा, कैपिटल ए। नाउ these signs are basically, these symbols are basically used for encoding. It means कि हमने ये DFA encoded version of that particular DFA as a input देना है, where A is basically the DFA, deterministic finite automata, and we have to follow this particular rule that L of A is equal to phi. हमने वो तमाम languages accept करवानी है। In other words, हमने वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवाने हैं जो L of A is equal to phi को फॉलो करते हो। इट मींस हमने सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करवाना है। नाउ द इनपुट टू दिस प्रॉब्लम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्रॉब्लम में जो हमारे पास इनपुट है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा A है। नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट L of B is equal to phi। हमने इसके अकॉर्डिंगली अपने तमाम डिसीजंस लेने। नाउ द प्रॉब्लम ऑन द सरफेस लुक्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इनिशियली इस तरह के प्रॉब्लम को देखें तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट A डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। L of A is equal to phi का मतलब ये है कि सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग ही ये पर्टिकुलर DFA एक्सेप्ट करेगी। तो हमने एट द एंड ऑफ द डे मेक श्योर करना है कि कैपिटल A डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। कोई भी जो लेजिटिमेट स्ट्रिंग है वो कैपिटल A एक्सेप्ट ना करे। जब हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है कि सिर्फ ये जो DFA है ये सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, तो इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसी डिफाइंड स्ट्रिंग आ जाती है जो कि ये DFA एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट मींस हम L of A is equal to phi को फॉलो नहीं कर रहे और डेफिनेटली वो एक्सेप्ट भी नहीं होगी। However, the number of potential strings is infinite. अगर ओवरऑल देखें तो ऐसी strings infinite है हमारे पास। हम अपने DFA को यानी हमें infinite number of strings देनी होंगी और उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो L of A is equal to phi को फॉलो कर रही हैं या नहीं। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इनिशियली तो हमें लगेगा कि इसे सिमुलेट करना तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स पे मुश्किल काम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो हमें लगेगा कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो वी मे स्टार्ट सस्पेक्टिंग दैट दिस इज परहैप्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इनिशियली आपको लगेगा इन डिजाइनिंग अ ट्यूरिंग मशीन फॉर इनफाइनाइट if L of A is equal to 5 may not be possible. लेकिन a little thought shows that it is possible to find a Turing machine to decide this problem. अब हम उस Turing machine के मुख्तलिफ descriptions को discuss करेंगे कि वो कौन सी Turing machine है जिसके जरिए हम emptiness problem को solve कर सकते हैं। Initially हमें क्या करना पड़ेगा? हमें all we are trying to see if it is possible to reach some accepting state or not. इन केस अगर कोई स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच रही है, इट मींस हमारा DFA उसे रिजेक्ट करेगा। क्योंकि इन केस अगर कोई स्ट्रिंग हमारे पास पर्टिकुलर DFA तक पहुंच रही है, इट मींस देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन जो हमारा रूल है वो L of A is equal to phi है। इट मींस कि हमारे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करनी है। इस मेथड को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें DFA एज अ इनपुट देना होगा। कैपिटल A इज बेसिकली DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नाउ वी हैव टू मार्क द स्टेट ऑफ A। हमने इनिशियली जब प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, जब हमने इनपुट दिया DFA, तो जिस इनिशियल स्टेट से हमने स्टार्ट करना है तो वहां हमने एक मार्क लगाना है।
Now एक looping structure definitely चलेगा for I is equal to 1, 2 up to n, where n is the number of states. We have to keep track of all states reachable. हमने तमाम states जो कि हम reach कर रहे हैं, जिस पे basically हम पहुंचे हैं, हमने उसका track रखना है from any number of transitions from A's start state. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. चेक इफ एनी फाइनल स्टेट इन द लिस्ट. अगर हमारे पास कोई फाइनल स्टेट आ जाती है तो हमने उसे रिजेक्ट कंसिडर करना है. अगर हमारे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं आती तो इट मींस उस केस में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, और एम्प्टी स्ट्रिंग तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेता है, ये डीएफए एक्सेप्ट करेगा, तो अदरवाइज हमने क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करना है. इफ एनी एक्सेप्ट स्टेट गेट्स मार्क्ड, अगर कोई एक्सेप्ट, अगर किसी भी डीएफए के एक्सेप्ट स्टेट तक आप पहुंच जाते हो, इट मींस आपने रिजेक्ट करना है. इट मींस आपके पास कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में आपने रिजेक्ट करना है, अदरवाइज आपने उसे एक्सेप्ट करना है. ये एक और एग्जांपल इस पर्टिकुलर फिगर में आपको नजर आ रही है. यहां हमने एम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइन किया, और हमने क्या गोल हमारा क्या है, चेक इफ इट एक्सेप्ट्स एनीथिंग और नॉट. और लैंग्वेज हमारे पास वही है, L of m is equal to phi. लेट सपोज ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है. इनिशियल स्टेट के बाद हम इस पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंचे, फिर हम इस पर्टिकुलर स्टेट तक आए, और ये हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है. अगर हम किसी एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंच पाते हैं तो इट मींस L of m is not equal to phi. इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने रिजेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास इनिशियली L of a क्या था, L of a is equal to phi को देखना है. इट मींस कि हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन यहां एक और डिफाइंड स्ट्रिंग इस डीएफए में आ रही है जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा है. तो इस केस में हमारे पास L of m is equal to is not equal to phi होगा. तो ये कंसेप्ट सीखने की बहुत जरूरत है जब हम एम्प्टीनेस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. अब एम्प्टीनेस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से अगर हम देखें तो ऑन इनपुट A is basically deterministic finite automata, and these symbols are basically used for encoding. So this is the encoded version of deterministic finite automata. अब हमने पिछले स्लाइड पे एक बात की थी that we have to keep track of all our states. जिन जिन स्टेट्स को हम ट्रेवर्स करेंगे तो हमने उनका ट्रैक रखना है. अब ट्रैक रखने के लिए हम DFS भी यूज कर सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च. ये एल्गोरिथम आप ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके होंगे. या हम BFS भी यूज कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, क्योंकि हमने तमाम स्टेट्स, जिन जिन स्टेट्स को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखना है. तो परफॉर्म अ DFS, depth first search, on the transition diagram of the A starting from the start state. तो ये हमने इनिशियल स्टेट से ये प्रोसेस स्टार्ट करना है ताकि हमें पता चल सके कि कितने टाइम में और कितने ट्रांजिशंस के बाद, और आया हमारी स्ट्रिंग किसी एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंच भी रही है या नहीं. इफ एनी फाइनल स्टेट गेट्स मार्क्ड, अगर हम किसी फाइनल स्टेट तक पहुंच पाते हैं, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, अगर एम्प्टीनेस प्रॉब्लम में हम किसी फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं तो हमने क्या कंसिडर करना है, रिजेक्ट. अदरवाइज अगर हम किसी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाते तो इट मींस हमारा डीएफए उस तरह की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा. होपफुली आप इस प्रॉब्लम को इस डिस्कशन से समझ गए होंगे. Now the another problem is basically the equivalence problem. पिछले एग्जाम्पल में हमने एम्प्टीनेस प्रॉब्लम को डिस्कस किया DFS के लिए. अब हम इक्विवेलेंस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. यहां अगर आप देखें तो EQ is basically for equivalence and DFA is the deterministic finite automata. यहां हमारे पास A और B deterministic finite automata है जो कि हमने इनपुट देना है, और हमने फॉलो किस पर्टिकुलर रूल को करना है, L of A is equal to L of B. तो इनिशियली अगर हम इस तरह के प्रॉब्लम को देखें तो आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्ट्रिंग्स हो सकते, पॉसिबिलिटी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की है कि हम अपने डीएफए को देंगे. तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाज़-औक़ात इनिशियली बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ा सा जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो हम प्रॉपरली इसे सॉल्व कर पाएंगे.
तो ये यही चीज लिखी हुई है, however the number of potential strings that we can take as input is infinite. हमारे पास ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो हम अपने डीएफए को दे सकते हैं एज अ इनपुट, ये देखने के लिए कि क्या एल ऑफ ए इज इक्वल टू एल ऑफ बी है या नहीं। तो बाज़ औक़ात ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जब हम डेवलप करते हैं तो हम बड़ा इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये कमेंट्स भी इस पर्टिकुलर इक्विवेलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ आपके लिए लिखे गए हैं। इनिशियली देखें, हमने इस पर्टिकुलर सपोजिशन से स्टार्ट हमने एज्यूम किया कि एल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एल ऑफ बी। एल ऑफ ए is not equal to L of B. A और B हमारे पास deterministic finite automata है, और L of A is the language that is followed by deterministic finite automata A and the language that is followed by deterministic finite automata B. Now this is simple. If two sets, अब देखें यहाँ हमने not equal की term लगाई हुई है। अगर दो sets आपस में बराबर नहीं है तो it means कोई ना कोई element A में है जो कि B में नहीं है, या इन अदर वर्ड्स कोई ऐसा एलिमेंट B में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि A में नहीं है। तो अगर आप इन दोनों स्टेप्स को देखें, X belongs to L of A intersection of L of B complement, L of B complement। तो X एक ऐसा एलिमेंट है जो कि A में तो है लेकिन B में नहीं है। सेकेंड स्टेप में आपको ये नजर आ रहा है कि X कोई स्ट्रिंग है हमारे पास या कोई एलिमेंट है हमारे पास जो कि B में है लेकिन A में नहीं है। इसका तो यही मतलब है। तो if we find one element in which they differ, then it means that this is unequal. हम हमेशा symmetric difference के combination से का फॉर्मूला यूज करते हैं। This is basically the symmetric difference. ये इंटरसेक्शन और यूनियन के कॉम्बिनेशन से जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली दिस डिफरेंस। तो अगर हमारे पास L of A इंटरसेक्शन एंड L कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, हमारे पास फाई आ जाता है, हमारे पास फाई आ जाता है, और L of B इंटरसेक्शन ऑफ L कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हमारे पास फाई आ जाता है, तो उस केस में इसका रिजल्ट भी हमारे पास फाई आता है। अगर इन दोनों में कोई एक भी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आता, इन दोनों में कोई एक भी हमारे पास फाई नहीं आता, तो ये आउटपुट इसका फाई नहीं होगा। If this symmetric difference is empty, अगर ये symmetric difference क्या है, ये particular formula symmetric difference कहलाता है। If this symmetric difference is empty, then these two languages must be equal. अगर ये symmetric difference हमारे पास empty आ जाता है तो it means both these languages are equal. We can say that these two languages are going to be different if their symmetric difference is non-empty. अगर इन दोनों लैंग्वेजेस का सिमेट्रिक डिफरेंस नॉन एम्प्टी आता है हमारे पास, तो उस केस में ये दोनों लैंग्वेजेस इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह हम इक्विवेलेंस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम की मदद भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इक्विवेलेंस प्रॉब्लम को और एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सपोज P इज बेसिकली द रेगुलर एक्सप्रेशन और Q भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर P और Q दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास या रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो इनका यूनियन भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। फर्दरमोर इफ गिवन टू DFAs, लेट्स सपोज हमारे पास दो DFAs हैं, एक D1 DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक D2 DFA हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम एक नया DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसे हम D कहेंगे, और इसको अगर हम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो L of D is equal to L of D1 union L of D2। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट के केस में भी if P is a regular language then its complement is also a regular language। Furthermore, हमने एक DFA डिफाइन किया जिसे हमने D1 कहा। We can construct a DFA D dash। हमने इनिशियली D1 DFA डिफाइन किया, हम D dash DFA हमने डिफाइन किया, और L of D dash is equal to L of D complement इक्वेट करते हैं। तो इन फॉर्मूलास के जरिए भी हम इक्विवेलेंस प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। Hence we can make the DFA C। अब on the basis of both these DFA जो हमने पिछले स्लाइड पे पढ़े, हम एक और DFA भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसे सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वेट कर। दिस इज बेसिकली द सिमेट्रिक डिफरेंस।
अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमने फाई के केस में देखा था और इक्विवेलेंस के केस में भी हमने डिस्कस किया। तो हमने एक और डीएफए लिया और अगर उसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाई के बराबर आता है तो वो फाई बेसिकली एल ऑफ सी के भी बराबर होगा। इस केस में कुछ स्टेप्स के जरिए इसे डिफाइन किया गया है। लेट्स सपोज हम अपने डीएफए को इनपुट देते हैं, ए और बी डीएफए हमारे पास एज अ इनपुट हम उसे यूज करते हैं। हम एक नई डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसे हमने सी कहा, और एल ऑफ सी इज इक्वल टू फाई अगर होगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, एल्स हमने उसे रिजेक्शन की तरफ हमने जाना है। होपफुली आपको emptiness problem of DFA and equivalence problem of DFA समझ आ गई होगी। In case if you have any question तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you very much.